हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस फैकल्टी एट जेआर। जैसा कि आपको पता है, हम लोग एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर जो कि ग्रेविटेशन है उसको पढ़ रहे थे। उसके हम लोगों ने कई सारे लेक्चर्स कर चुके हैं और ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग थ्रस्ट और प्रेशर के बारे में जानेंगे। अभी तक हम लोग फोर्स और ग्रेविटेशन से डील करते हैं, तो हम लोग इस टॉपिक में प्रेशर क्या होता है उसको समझेंगे और थ्रस्ट हम लोग किसको बोलते हैं वो समझेंगे। नाउ ये दोनों टर्म आपके लिए काफी ज्यादा न्यू है, जबकि थ्रस्ट आपके लिए कुछ ज्यादा ही न्यू है क्योंकि आप ये टर्म कभी नहीं सुने होंगे। जबकि आप प्रेशर वो आप अक्सर अपने डे टू डे लाइफ में सुनते आ रहे होंगे। जैसे कि अगर आपके ऊपर एग्जाम का प्रेशर होता है तो आप बोलते हो मेरे ऊपर एग्जाम का प्रेशर है, या फिर अगर आप किसी चीज को प्रेस करते हो, दबाते हो, तो आप बोलते हो कि मैं इस पे प्रेशर एग्जर्ट कर रहा हूँ। सो इसी तरह से प्रेशर का काफी सारा यूज है। नाउ हम लोग फिजिक्स में प्रेशर किसको बोलते हैं उसको समझ लेते हैं। तो प्रेशर होता है जो भी हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं एक यूनिट एरिया पर। लेट से अगर ये हम लोग एरिया 1 मीटर का है या फिर 1 किलोमीटर का एरिया है, तो इस एरिया पर जितना भी फोर्स हम लोग अप्लाई करेंगे उसको हम लोग प्रेशर बोलेंगे। लेट से अगर आपके पास 1 सेंटीमीटर का कुछ सरफेस है और आप इस सरफेस पे फोर्स लगा रहे होगे 1 न्यूटन का, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग इस पे प्रेशर लगा रहे हैं क्योंकि जो फोर्स है वो एक डेफिनेट एरिया पर लगा रहे हैं हम लोग। तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्रेशर जो हमारा है वो फोर्स पर डिपेंड करता है और प्रेशर दूसरा एरिया पर डिपेंड करता है। अब नाउ फोर्स और एरिया कहने का मतलब ये हमारे पास दो टर्म आया, इसीलिए हम लोग फोर्स को अलग बोलते हैं और प्रेशर को अलग बोलते हैं। अगर हम लोग को कहीं पे फोर्स का वर्ड यूज करना होता है तो हम लोग ये नहीं बोलते कि हम लोग वहां पर प्रेशर लगा रहे हैं, हम लोग वहां पर फोर्स यूज करते हैं। तो ये जो फोर्स है और ये जो प्रेशर है वो दोनों अलग अलग चीज है। जैसे कि फोर्स जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, ये सारे जितने भी फोर्स हैं उसका कोई एरिया वो ऐसा नहीं बोलता कि हम लोग यूनिट एरिया पर फोर्स लगाएंगे। तो इसीलिए हम लोग यूनिट एरिया डिफाइन कर देते हैं, जिसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग इस पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। नाउ जो प्रेशर होता है उसमें एरिया कंपलसरी होता है। हम लोग को पता होता है कि एक डेफिनेट एरिया पर फोर्स लग रहा है। जैसे कि अगर हम लोग को बोलना होता है कि हम लोग एक प्लेन सरफेस पे चल रहे हैं, लेट्स से ये हमारा एक प्लेन सरफेस है, इस पे हम लोग चल रहे हैं, तो इस पे हम लोग बोलते हैं कि हमारा जो ग्राउंड है वो हम पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है और उसके अलावा जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। और जबकि हम लोग इस पर प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं क्योंकि जब हम लोग चलते हैं तो हम लोग का जो फीट होता है वो एक कुछ एरिया को कवर करता होगा। लेट से इतने एरिया पे आप कवर कर रहे होगे, चढ़े हुए होगे, तो यहाँ पर आप फोर्स लगा रहे होगे। तो ये जो एरिया है इस पर जब आप फोर्स लगाते हो तो इसी को हम लोग प्रेशर बोलते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग इतने प्रेशर के साथ चल रहे हैं। नाउ आपको ये प्रेशर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। देन ये हमारा सेकंड टर्म जो है वो थ्रस्ट है। ना थ्रस्ट क्या होता है? जो थ्रस्ट होता है वो एक परपेंडिकुलर फोर्स होता है। जितना भी फोर्स होगा अगर वो परपेंडिकुलर लग रहा है तो उसको हम लोग थ्रस्ट बोलते हैं। मैं एक बार डेफिनेशन लिख देती हूँ दोनों की, उसके लिए मुझे ये इरेज करना होगा। फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर, एंड जो हमारा थ्रस्ट है उसको हम लोग बोल सकते हैं परपेंडिकुलर फोर्स acting on the surface. नाउ यहाँ पर आपको क्वेश्चन आ रहा होगा, लेट से अगर आप किसी भी चीज पे फोर्स अप्लाई कर रहे होगे, ये आपका फोर्स अप्लाई करने का डायरेक्शन होगा, ये हमारा बॉक्स हो गया, और आप इस डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई कर रहे होगे, तो क्या आप इस फोर्स को थ्रस्ट बोल सकते हो? तो नहीं, आप इस फोर्स को थ्रस्ट नहीं बोलोगे। अगर आप इस पे परपेंडिकुलर फोर्स लगाओगे, या तो आप इस पे डाउनवर्ड लगा दो, या फिर आप इससे इस तरह से अपवर्ड लगा लो, या तो फिर आप इस डायरेक्शन से बिल्कुल परपेंडिकुलर फोर्स लगा लो जिससे 90 डिग्री फॉर्म हो, तो इसको हम लोग थ्रस्ट बोलेंगे। जो भी परपेंडिकुलर फोर्स होता है उसी को। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ये इस तरह से, दैट मीन्स कि यहाँ पर थीटा एंगल से ये। नाउ अब यहाँ पर आपको जैसे कि लग रहा है फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट मीन्स कि हम लोग प्रेशर का लिख सकते हैं फॉर्मूला भी। तो प्रेशर होता है प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। नाउ अब जैसे कि आप देख सकते हैं प्रेशर जो होता है वो फोर्स के परपेंडिकुलर, नाउ आप लोग देख सकते हैं जो प्रेशर है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। और यहाँ पर देख सकते हैं जो प्रेशर है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो जब आपको पता है कि हमारे पास दो क्वांटिटी होती है और वो प्रोपोर्शनल साइन से जुड़ी हुई होती है, दैट मीन्स कि या तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी या फिर इनवर्सली, तो एक क्वांटिटी दूसरे से इन्फ्लुएंस होगी। तो यहाँ पर अगर
तो यहाँ पर अगर प्रेशर बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, जबकि यहाँ पर अगर प्रेशर बढ़ता है तो एरिया घटता है, या फिर ये कहूँ कि अगर एरिया जहाँ पर घट रहा है वहां पर प्रेशर भी कम लगेगा। नाउ मैं इसी एप्लीकेशन का यूज करके आपको एक एग्जाम्पल देने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि आपके पास एक लकड़ी है और लकड़ी के ऊपर आप अपना हाथ से फोर्स अप्लाई करते हो, तो जब आप अपने हाथ से उस पर फोर्स अप्लाई करोगे तो आपका हाथ इस लकड़ी के अंदर जाएगा नहीं, जबकि अगर आप इसी लकड़ी के ऊपर एक आयरन नेल उसका यूज करोगे तो जब वो आयरन नेल इसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई करोगे तब तो ये लकड़ी के अंदर चला जाएगा। नाउ आपके माइंड में ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसा हुआ कैसे, तो मैं इसका आंसर यहाँ पर से देने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि जब आप फोर्स बढ़ा रहे होंगे तो आपका प्रेशर डेफिनेट सी बात है वो बढ़ रहा होगा, लेकिन जो आपका हाथ का एरिया है वो तो डेफिनेट सी बात है वो ज्यादा होगा, तो जिसके कारण प्रेशर घट रहा था। तो इसी वजह से जो आपका हाथ है वो इस वुडन बॉक्स में अंदर पेनिट्रेट नहीं हो रहा था, जबकि आयरन का जो नेल होता है अगर मैं उसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो वो कुछ इस तरह का होता है। दैट मीन्स कि यहाँ पर एरिया काफी ज्यादा कम होता है, तो एरिया कम होने के कारण प्रेशर काफी ज्यादा हो जाता है। अगर एरिया घट गया तो आपको ही पता है प्रेशर यहाँ पे बढ़ रहा है, तो जिसकी वजह से ये जो वुडन बॉक्स है उसमें ये आयरन नेल काफी आराम से अंदर चला जाता है। अगर आप हल्का सा भी प्रेशर लगाते हो तो वहां पर एरिया कम होने की वजह से वो बॉक्स के अंदर चला जाएगा। सो आई होप आपको ये एप्लीकेशन समझ आया होगा। तो अगली बार जब भी आप आयरन नेल पे कभी ट्राई करोगे तो आप नोटिस करोगे कि आयरन नेल इसी एप्लीकेशन पे वर्क करता है। नाउ मैं थोड़ा सा आपको थ्रस्ट के बारे में बताने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि आपको पता है जो हमारा वेट फोर्स है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर वर्क करता है, जो हमारे अर्थ के टुवर्ड्स सभी चीजों को अट्रैक्ट करता है उसी को हम लोग वेट बोलते हैं। एंड नाउ जो वेट फोर्स है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर वर्क करता है, तो उसको हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं थ्रस्ट। तो हम लोग यहाँ पे जो प्रेशर का जो फॉर्मूला है उसको हम लोग थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, या फिर इसी को मैं कहूँ मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग फोर्स ना लिख के वेट भी लिख सकते हैं, वेट बाई एरिया, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं। या फिर अगर आप इसी को, क्योंकि आपको पता नहीं कि कौन कौन सा फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है, वेट तो आपको पता था कि परपेंडिकुलर लग रहा है, तो लेट्स से अगर आप किसी बच्चे को देखे होगे गाड़ी को ऐसे खींचते हुए तो वो बिल्कुल इस तरह से डायरेक्शन पे फोर्स लगाता है। जैसे कि ये हमारा लेट्स से ये कार है तो वो इस तरह से फोर्स लगाता है, तो हम लोग को पता नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग फोर्स ही लिखेंगे कि वो किस फोर्स के साथ खींच रहा है इस गाड़ी को। लेकिन अगर वो इस डायरेक्शन में रस्सी बांध कर अगर खींच रहा होगा तो हम लोग को तो पता है यहाँ पे कि ये बिल्कुल पैरेलल है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली थ्रस्ट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से इसको फॉर्मूला को बना सकते हैं, थ्रस्ट बाई एरिया। तो ये जो हमारा है ये तो बिल्कुल परमानेंट फॉर्मूला है, लेकिन अगर कहीं पे परपेंडिकुलर जो फोर्स वर्क करेगा तो वहां पर हम लोग थ्रस्ट बाई एरिया का यूज करेंगे। नाउ आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होगी। तो हम लोग इसी पे थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि मैं उन न्यूमेरिकल्स के हेल्प से आपको ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगी। नाउ यहाँ पर हमारे पास दो ब्रिक है, मैं एक ब्रिक बना देती हूँ। जैसे कि ये हमारे पास एक ब्रिक है, लेट से इसका 50 सेंटीमीटर होगा, और ये हमारा जो ब्रिक है वो होगा 20 सेंटीमीटर, और मैं ये ब्रिक का नाम दे देती हूँ ए। और हमारा सेकंड ब्रिक जो होगा वो होगा कुछ इस तरह का, मैं इसको परपेंडिकुलर रख देती हूँ, और इसका मैं स्पेसिफिक कर देती हूँ कि इसका मास होगा, लेट्स से मैंने मास तो यहाँ पर लिखा नहीं, इसका मास 1 kg और इसका भी मास मैं 1 kg लिख देती हूँ, ठीक है। एंड देन इसका मैं जो एरिया है वो बदल देती हूँ, यहाँ पर मैं एरिया यहाँ पर लिख देती हूँ 25, और यहाँ पर मैं एरिया लिख देती हूँ, यहाँ पर मैं 10 सेंटीमीटर लिख देती हूँ। नाउ यहाँ पर आपको बताना है कि ये ब्रिक कितना इस ग्राउंड पर, लेट्स से ये ग्राउंड है तो ये ग्राउंड पर कितना फोर्स अप्लाई कर रही होगी। नाउ इसका वेट जो दिया हुआ होगा तो वेट इक्वल टू mg, ये आपको पता है जब आपको वेट फोर्स निकालना होता है तो आप mg यूज करते हो, तो मैं वेट के फॉर्मूले में लिख देती हूँ वैल्यू। यहाँ पर मास दिया हुआ 1 kg, और मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसको 9.8 वैसे तो होता है, पर हम लोग लेट्स से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज कर लेते हैं। ये काफी ज्यादा आसान होगा कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 50 20, यहाँ पर 10 25, तो अगर मुझे आगे फर्दर कैलकुलेशन करने होंगे तो ये काफी ज्यादा आसान रहेगा मेरे लिए, तो मैं 10 ही यूज कर लेती हूँ। वैसे अगर आपके पेपर में इस तरह का क्वेश्चन है तो आप पेपर को अच्छी तरह से पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही वैल्यू यूज कीजिएगा। आप ज्यादा कोशिश कीजिएगा इसी वैल्यू को यूज करने की, मैं यहाँ पर बस अपनी कैलकुलेशन के लिए यूज कर ले रही हूँ, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, बस 0.2 का ही अंतर है, सॉरी यहाँ पर 0 होगा। नाउ यहाँ पर 10 न्यूटन हो गया, तो 10 न्यूटन का हमारे ऊपर फोर्स लग रहा है। ये जो ब्रिक है ये ग्राउंड के ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रही है, तो प्रेशर का फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, तो प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स बाई एरिया। तो यहाँ पर मैं फोर्स की जगह पे 10 न्यूटन लिख देती हूँ, और एरिया तो आपको ही पता है अगर कोई भी रेक्टेंगुलर बॉडी है तो उसका एरिया होता है L इंटू बी। यहाँ पर हम लोग का जो एरिया हो जाएगा 50 इंटू 20 हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। नाउ यहाँ पर 1 बाय, अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 100 हो जाएगा। नाउ इसी को आप लिख सकते हो ऐसे, अगर आप इस तरह से भी लिखते हो तो आंसर सही होगा, लेकिन अगर आप इसी को अच्छी तरह से लिखते हो तो 0 1, इस तरह से भी आप लिखते हो तो काफी ज्यादा आंसर
आपका एक्यूरेट होगा। नाउ मैंने आपको बताना ही भूल गया कि जो प्रेशर होता है उसको हम लोग पास्कल में लिखते हैं, या फिर आप इसी को जैसे कि यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर भी आप लिख सकते हो। जैसे कि आपको पता है फोर्स का होता है न्यूटन और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो आप या तो इस तरह से भी लिख सकते हो। लेट से यहाँ पर आंसर 10 आया तो 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर, आप इस तरह से भी लिख सकते हो। सॉरी यहाँ पे माइनस का होगा, तो ये आप इस तरह से भी लिख सकते हो, या फिर आप इसी को पास्कल भी लिख सकते हो, 10 पास्कल। तो मैं यहाँ पर सिंपली पास्कल ही लिख देती हूँ। ना यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो आंसर आया है 0.1 पास्कल। अब मैं इसी सेम वेट के बॉडी को थोड़ा सा डायमेंशन चेंज करके अगर देखूं तो वो ग्राउंड पे कितना फोर्स लगाएगा, तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि वेट इक्वल टू mg, तो mg जो है वो तो इक्वल ही होगा क्योंकि 1 है, तो 1 इंटू 10, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 10 न्यूटन। एंड यहाँ पर प्रेशर, तो प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स, तो फोर्स बाय एरिया, तो इसका एरिया होगा L इंटू बी, तो 10 इंटू 25, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट इस तरह से भी कर सकते हैं, तो 1/25। तो आप इसको अगर डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 0 पॉइंट और एक जीरो, दैट मीन्स कि यहाँ पर एक जीरो और लग जाएगा, और 525 4 जा 100, तो दैट मीन्स इतना, तो इतना पास्कल होगा। तो आप देख सकते हैं सेम मास का ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे अलग अलग फोर्स लगा रहा है, अगर उसका डायमेंशन अलग कर दिया जाए तो इसका डायमेंशन जो है वो 50 इंटू 20 है, और यहाँ पर इसका डायमेंशन 20 इंटू 25 है, जबकि इसका जो मास है वो भी 1 kg है, और यहाँ पर भी मास 1 kg है। तो आप समझ सकते हैं कि जो प्रेशर होता है वो कितना ज्यादा डिपेंड होता है एरिया पर। हम लोग एरिया को काफी ज्यादा हल्के में लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिक पूछा गया हो तो आप ध्यान दें कि एरिया वहां पर क्या दिया हुआ है, उसके बाद ही आप प्रेशर को कैलकुलेट करें। इसी के साथ आप प्रेशर अच्छी तरह से समझ चुके हैं, और यहाँ पर मैंने जो न्यूमेरिकल्स बन सकते थे, ऑल पॉसिबल न्यूमेरिकल्स मैंने आपको बता दिए। नाउ ये जो हमारा प्रेशर है उसका डे टू डे लाइफ में यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है, तो हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं, प्रेशर इक्वल टू फोर्स इनटू एरिया। तो इसको हम लोग कैसे अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा, मैं आपको इस तरह से बता देती हूँ। जो हमारे स्कूल्स बैग होते हैं उसके जो स्ट्रिप होते हैं वो काफी ज्यादा चौले होते हैं। जैसे कि आपका जो खुद का बैग होगा आप उसको देख सकते होगे कि उसका जो ऐसे होता है, उसको हम लोग स्ट्रिप बोलते हैं, उसको हम लोग चौला ही लेते हैं, या फिर जिसका जो जो उसका ब्रेथ होता है वो ज्यादा ही होता है। तो वो इसलिए होता है कि अगर जितना ज्यादा वो एरिया लेगा उतना ही हम पे प्रेशर कम लगेगा, जिसकी वजह से हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, और हम लोग जब उसको अपने कंधे पे लेंगे तो हम लोग को ज्यादा प्रेशर फील नहीं होगा। ये हमारा कुछ एप्लीकेशन है। और हमारा सेकेंड एप्लीकेशन, आपने देखा होगा कि आपके घर में जो नाइफ होती है या फिर जितनी भी नुकीली चीजें होती हैं उसके जो एज होते हैं, जो भी उसका किनारा होता है उसको काफी ज्यादा शार्प बनाया जाता है। तो शार्प बनाने का मतलब ऐसा नहीं है, उसके जो आगे का एरिया होता है उसको काफी ज्यादा थिन किया जाता है, काफी पतला किया जाता है, जिसके कारण जब एरिया कम होगा तो प्रेशर काफी ज्यादा लगेगा, और प्रेशर ज्यादा लगने के कारण वो कोई भी चीज में अगर आप उसको यूज करोगे तो वो जल्दी करेगा। लेट से अगर आप किसी चाकू को, बिल्कुल ऐसे ब्लंट चाकू होता है जिसको कि हम लोग हिंदी में भोतर बोलते हैं, या फिर खरदरा भी बोल सकते हैं, अगर कुछ उस तरह का चाकू है तो अगर उससे आप कुछ कट करोगे तो वो नहीं कटेगी। जबकि अगर कोई चाकू काफी ज्यादा पजा हुआ है, अगर आप उससे काटोगे तो वो जल्दी कटेगा। तो हम लोग नाइफ में भी देख सकते हैं, या फिर जितनी भी नुकीली चीजें होती है, या फिर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं शार्प ऑब्जेक्ट। ना हमारा थर्ड जो एप्लीकेशन होता है वो होता है जो टायर्स होते हैं। जो हमारे यहाँ टायर्स होते हैं ट्रैक्टर के, वो काफी ज्यादा मोटे मोटे होते हैं। तो आप लोग सोच सकते हैं कि वो ट्रैक्टर के मोटे मोटे चक्के क्यों होते हैं। जैसे कि आपको पता है ट्रैक्टर का काम होता है काफी सारे बल्क सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करना, तो उसको काफी ज्यादा हार्श कंडीशन से भी गुजरना पड़ता होगा। लेट से अगर कहीं पे बालू बिछा हुआ हो या फिर कहीं पे ऐसा चीज हो, दलदली एरिया हो, तो वहां पर अगर ट्रैक्टर जाएगा वहां से तो वो काफी जल्दी अंदर घुस जाएगा अगर उसका चक्का पतला पतला होगा। तो जो एरिया को बढ़ाने के लिए हम लोग चक्का को मोटा कर देते हैं, तो जिसकी वजह से प्रेशर कम लगता है, और जो ट्रैक्टर का चक्का है वो जमीन में ऐसे धंसता नहीं है, जिसकी वजह से जो ट्रैक्टर है उसको चलने में दिक्कत नहीं आती। और इसी वजह से जितने भी व्हीकल्स होते हैं उसके जो चक्के होते हैं वो काफी ज्यादा मोटे बनाए जाते हैं। जैसे कि अगर आप कार का भी देखते हो तो वो नॉर्मल चक्के से काफी ज्यादा मोटे होते हैं। तो आप ऐसे देख सकते हो व्हीकल के जो टायर्स होते हैं, वाइड टायर्स, वहां पर भी उसका यूज देख सकते हो ना। जो हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है, मैं उसको देने के लिए आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि अगर आप एक कुशन लो, ये एक कुशन है, अगर आप इस पे खड़े हो तो जब आप इस पे खड़े होगे या फिर आप इस पे बस किसी एक ही पॉइंट पे फोर्स अप्लाई कर रहे होगे, लेट से आप खड़े होगे तो आप इतने दूर पे फोर्स अप्लाई कर रहे होगे, तो ये ज्यादा नीचे की ओर धंसेगा। लेकिन जब आप इसी कुशन को ऐसे करके सो जाओ इसके ऊपर, तो जब आप सो जाओगे तो ये ज्यादा नहीं, लेट से इतना ही नीचे जाएगा, उसके अलावा इसमें कोई भी ज्यादा फर्दर डिप्रेशन नहीं आएगा। तो जब आपने कुशन पे एक पैर लगाया था या फिर जब आप खड़े थे इस पे, तो यहाँ पर आप कम एरिया में खड़े थे, जिसकी वजह से ज्यादा इतना यहाँ पर देख सकते हो काफी ज्यादा डिप्रेशन दिखा। और यहाँ पर जब आप सो गए तो जो प्रेशर होता है वो काफी ज्यादा घट गया एरिया बढ़ जाने से, जिसकी वजह से ये जो कुशन होता है वो ज्यादा अंदर की ओर नहीं डिप्रेस होता है। तो आप यहाँ पर बोल सकते हो, मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिख सकती हूँ, जो कुशन होते हैं उसके भी डिप्रेशन को आप
बोल सकते हो कि एक एप्लीकेशन है इसी फॉर्मूले का, प्रेशर का। तो आप देख सकते हो प्रेशर हमारे डे टू डे लाइफ में कितनी जगह पे काम आते हैं। नाउ एक और एग्जांपल कुछ ज्यादा ही सिमिलर है, फिर भी मैं इसको बता देती हूँ। जैसे कि अगर आप चलते हो तब ग्राउंड पर ज्यादा फोर्स लगता है, सॉरी जब आप चलते हो तो ग्राउंड पर ज्यादा प्रेशर लगता है, लेकिन जब आप खड़े होते हो तो प्रेशर कम लगता है। तो जैसे कि आप चलते हो जब, तो वहां पर आप एक पैर अपने हवा में रखते हो और एक पैर जमीन पे, जिसके कारण जो एरिया होता है वो घट जाता है, जिसके कारण ग्राउंड पे प्रेशर ज्यादा लगता है। लेकिन जब आप खड़े होते हो तो एरिया ज्यादा लेने की वजह से प्रेशर घट जाता है। तो ये वाला एग्जाम्पल आप लिख भी सकते हो, या फिर आप इतना ही भी एग्जाम्पल याद रख लो तो उतना काफी है। आपके एग्जाम्स में इतना अगर लिख देते हो तो काफी ज्यादा आपको नंबर मिल जाएंगे। नाउ आप कोई भी बुक पढ़ लो, या तो एस सी वर्मा पढ़ लो, या एनसीईआरटी पढ़ लो, या फिर एस शांत पढ़ लो, तो उसमें एक एग्जाम्पल काफी ज्यादा दिया होता है। वो होता है जो गर्ल्स हील सैंडल पहनती हैं उसका। तो जब गर्ल्स का जो हील सैंडल होता है उसको आप देखे होगे तो वो काफी ज्यादा ऐसे पतला होता है आगे की ओर, तो जिसके कारण से जब ये ग्राउंड पे पड़ता है या फिर अगर किसी के भी पैर पे लग जाए तो ये काफी ज्यादा हर्ट कर देगा। लेकिन अगर आप किसी को जूते से, अगर आप जूता पहने हुए और तब किसी के पैर पे चढ़ जाओ तब उतना ज्यादा पेन नहीं होगा जितना कि ये हील वाला जो सैंडल होता है उसको पहन के चढ़ जाने पे होता है। तो आप इसका भी रीजन समझ चुके होगे, एरिया और प्रेशर से रिलेटेड है। तो आई होप इतने एग्जाम्पल्स के बाद आपको समझ आ गया होगा। नाउ मैंने जो पीछे पास्कल बताया था, प्रेशर का जो ऐसा यूनिट होता है, उसमें अगर आपसे कोई पूछे 1 पास्कल कितने के बराबर होता है तो आप उसको डायरेक्टली बोल देना कि अगर आप 1 न्यूटन का फोर्स लगाओगे, लेट से मैं यहाँ पे डायरेक्ट न्यूटन ही लिख देती हूँ, और यहाँ पर वो फोर्स कहाँ पे लगेगा, 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पर। लेट से आप यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर का एरिया लिख देते हो और 1 न्यूटन का फोर्स, तो वो 1 पास्कल के बराबर होगा। सो 1 पास्कल इज दैट मच अमाउंट ऑफ प्रेशर इफ वी अप्लाई 1 न्यूटन ऑफ फोर्स ऑन यूनिट एरिया, और यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर लिख देना। तो आप इस तरह से भी इसको डिफाइन कर सकते हो। सो पास्कल के अलावा भी प्रेशर को हम लोग बार में मेजर करते हैं। सो इसी के साथ हम लोग इस टॉपिक के बिल्कुल अंत में आ चुके हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो ट्यूटोरियल। फॉर मोर वीडियो यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और ये सब हमारी कुछ फैसिलिटीज हैं, जैसे कि आप हमारे साइट पर जाकर अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हो, जिससे कि जितने भी आने वाली नोटिफिकेशन हैं हम लोग आपको पहुंचाते रहेंगे। उसके साथ हमारी साइट पे कई सारे पेड और फ्री सर्विसेज दोनों हैं, तो आप जिसको भी चाहें एक्सप्लोर कर सकते हैं। देन एडिशनल सर्विसेज, ये जो एडिशनल कोर्सेज हैं, ये कोर्सेज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप चाहें तो इनमें अपने आप को इनरोल करवा सकते हैं। देन 1-to-1 लाइव सेशन, ये जो 1-to-1 लाइव सेशन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप ऐसे लाइव पढ़ोगे तो आपके माइंड में जितना भी क्वेश्चन आएगा आप डायरेक्टली हमारे फैकल्टी से पूछ सकते हो। तो आप 1-to-1 लाइव सेशन को भी एक बार एक्सप्लोर करें, और जैसे ही आप हमारे जेआर की साइट पर जाओगे तो वहां पर आपको 1-to-1 लाइव सेशन का एक फॉर्म मिलेगा, आप उसको फिल कर देना, एंड देन हमारी फैकल्टी आपके लिए एक शेड्यूल भेजेगी और उसी शेड्यूल पे आपको क्लासेस मिलते जाएंगे। नाउ स्टडी मटेरियल, जितने भी हमारी फैकल्टी हैं वो आपको सारे स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करेंगी। लेकिन अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि हमारे इस पैकेज को नहीं परचेज किए हो, तो आप फिर भी हमारी साइट पर बहुत सारी स्टडी मटेरियल है जिसको कि आप बिल्कुल फ्रीली है वो भी उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। देन रिकॉर्डेड ट्यूटोरियल्स, ये 1-to-1 लाइव सेशन जितने भी स्टूडेंट लेंगे उनको रिकॉर्डेड ट्यूटोरियल की फैसिलिटीज बिल्कुल फ्री मिलेगी। लेकिन अगर आप हमारे साइट पर जाकर अपने आप को वहाँ पर रजिस्टर करवाते हो एंड देन हमें रिक्वेस्ट करते हो तो हम लोग ये वाला पोर्टल भी आपके लिए फ्री कर देंगे। देन एकेडमिक कंसल्टेंसी, जो हमारा एकेडमिक कंसल्टेंसी है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि जब आप छोटे होते हो और जैसे जैसे आप बड़े होते हो तो आपके माइंड में एकेडमिक रिलेटेड काफी सारे क्वेरीज आते हैं, जैसे कि कौन सी बुक्स आपके लिए बेस्ट होंगी, या फिर आपको कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, या फिर और भी कई सारी चीजें, जैसे कि आपको कौन से स्कूल में अपने आप को इनरोल करवाना चाहिए, कौन से कोर्सेस आपके लिए बेनिफिट होंगे। इन सारे क्वेरीज का जो सोल्यूशन है वो हमारी फैकल्टी आपको बताएंगी। नाउ इसी के साथ I will come up with the next lecture of this chapter. Till then, bye bye.